साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि मृतक आश्रित नियमावली 1974 में छठे संशोधन के उपरांत क्या लाभ हुए मृतक आश्रितों को, और ये संशोधन 2001 में होने के उपरांत नियमावली में क्या क्या सुधार हुए हैं, इनके बारे में आप विस्तार से जानेंगे। और साथियों, आपसे एक अनुरोध है कि आप जो कमेंट में प्रश्न रख रहे हैं उसके जवाब में बारी बारी से आप सभी लोगों के दूंगा, कृपया अधीर ना हो। और आप जब प्रश्न रख रहे हैं और उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो कृपया प्लेलिस्ट में आप जरूर देख लें। वीडियो हेडिंग वाइज मैंने रखे हैं आपकी सुविधा के लिए ही, तो आप देख लें, आपके जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि मैं अधिकांश जो है जवाबों का जो वीडियो है, आपके प्रश्नों के जवाब का जो वीडियो है मैं बना चुका हूं, तो ऐसे जो है आप वीडियो देख लिया करें। फिलहाल आइए देखते हैं। जैसा कि आप देखते हैं हेडिंग में, मृतक आश्रित छठा संशोधन नियमावली 2001, उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक अनुभाग 2, ये 2000 ये अधिसूचना प्रकीर्ण है। इसमें देखिए ऊपर से रेफरेंस दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवा में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती छठा संशोधन नियमावली 2001। इसके आगे हम देखते हैं, इसमें आया है पहला बिंदु है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। ये एक तरह से संदर्भ है इस संशोधन का। यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती छठा संशोधन नियमावली 2001 कही जाएगी। दूसरा, यह तुरंत प्रवृत्त होगी, यानी इसका तुरंत जो है अमल में लिया जाना आवश्यक है। इसके आगे दूसरा बिंदु है नियम 2 का संशोधन। नियम 2 का संशोधन देखते हैं इसमें क्या किए हैं। उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में नियम नंबर 2 नीचे स्तंभ में 1 में दिए गए वर्तमान खंड गा के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया खंड रख दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मृतक आश्रित नियमावली में नियम नंबर 2 है उसमें जो संशोधन हुआ है, उसमें परिवर्तन हुआ है। ये वीडियो उसके बारे में है। ठीक है, देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ है, इस संशोधन के उपरांत क्या प्रभाव पड़ा है नियमावली पे। स्तंभ 1 में है, देखिए वर्तमान खंड क्या है, ग कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक के निकट संबंधी होंगे, यानी जो कर्मचारी सेवारत रहते हुए मृत्यु हो जाती है उसके आश्रितों में कौन कौन आएगा। तो सबसे पहले अधिकार क्या है, पति या पत्नी का जैसी भी स्थिति हो, पुत्र का, अविवाहित पुत्रियां अथवा विधवा पुत्रियां। ठीक है, ये पुरानी बात थी। अब इसके स्थान पे किसे प्रतिस्थापित किया गया, किसे जो है रख दिया गया है, कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक के मुख्य संबंधी होंगे पति पत्नी, ये पहले का है, पहले से था। पुत्र पहले से था आश्रित में, अविवाहित पुत्रियां और विधवा पुत्रियां ये भी था। अब चौथा बिंदु बढ़ा है, इसमें क्या है, मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था। ठीक है, यदि जो है मृत सरकारी सेवक, जैसे किसी की नियुक्ति हो रही है अनमैरिड रहते हुए, और उस स्थिति में जो है उसकी माता विवाहित भाई बहनों को सेवा का लाभ दिया जाएगा। अब इसके बारे में आगे और आपको बात स्पष्ट होगी, इसको हम जानते हैं। देखिए तीसरा बिंदु है नियम नंबर 5 का संशोधन। इसमें क्या है, उक्त नियमावली में नियम नंबर 5 में वर्तमान उपनियम 2 के पश्चात निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिए जाएंगे। क्या बढ़ जाएगा, तीसरा बिंदु है, उपनियम 1 के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम 1 के अधीन नियुक्त मृत कर्मचारी सेवक के परिवार अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आसान भाषा में ये बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए कि किसी मृत सरकारी सेवक के आश्रित भाई को नौकरी मिल गई और उसके परिवार में उसके और छोटे भाई बहन और माता है और पिता है। ठीक है, सभी लोगों ने एनओसी दे दिया कि हाँ इस अमुक व्यक्ति को या अमुक बेटे को जो है आश्रित नौकरी दे दी जाए। अब नौकरी पाने के उपरांत वह अन्य लोगों का अनुरक्षण नहीं करते हैं, अन्य लोगों की
सेवा नहीं करते हैं जो कि इसके आश्रित माने जाएंगे, जो सरकारी सेवक के आश्रित माने जाएंगे, उस नियमावली के अनुसार आश्रित माने जाते हैं, तो उनका वो अनुरक्षण नहीं करते हैं, उनका पालन पोषण नहीं करते हैं। देखिए आगे लिखा भी है, उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु से पूर्व ठीक पूर्व आश्रित थे। ठीक है, यानी यदि जो है माता पिता और भाई बहन की से जो नौकरी पाने के बाद सेवा नहीं कर रहे हैं, पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जहां उपनियम के अधीन नियुक्त व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम 3 के अधीन उत्तरदायी है, तो उसकी सेवाएं समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है। यहां तक है। तो ऐसे कई लोगों का प्रश्न था कि यदि कोई आश्रित कोटे से नियुक्त व्यक्ति जो अपने अन्य आश्रितों का या अन्य भाई बहनों का या माता पिता का पालन पोषण करने से इनकार कर देता है, वो अलग रहने लगता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे वो लोग। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला कार्य ये करिए कि आप जिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं वहां पे जाकर के विभागाधीश से मिलिए। जिस कार्यालय में या जिस यूनिट में जिस जनपद में वो नियुक्त हैं वहां पे जा करके वहां पे आप शिकायत करिए, अपील करिए। वहां पे आपका प्राथमिक निर्णय हो जाएगा आपके पक्ष में। निर्णय ये होगा कि या तो ये जो है नौकरी छोड़ें सबसे पहली बात, और या तो ये नौकरी करें तो आपको आपका हिस्सा दे दिया जाएगा, जो उनको सैलरी मिल रही है उसका कुछ प्रतिशत आपके भरण पोषण के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, अन्य सदस्यों को दे दिया जाएगा। यदि वहां से विभाग से नहीं मदद मिल रही है तो आपके पास चारा बचता है कोर्ट का। ठीक है, कोर्ट में जाने के उपरांत आपको निश्चित रूप से निर्णय मिल जाएगा। और नॉर्मल सी बात है कि यदि वो इस पर भी नहीं मानते हैं तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।